नमस्कार। आज हमारे पास मौसम विभाग यानी आईएमडी का 26 नवंबर 2025 का सुबह का बुलेटिन है। जी। अब ये सिर्फ एक वेदर रिपोर्ट नहीं है, बल्कि इससे हमें पूरे भारत में मौसम के अलग अलग रंगों की पूरी कहानी पता चलती है। और आज की कहानी वाकई दिलचस्प है। ऐसा लग रहा है जैसे देश के दो हिस्से दो बिल्कुल अलग मौसम जी रहे हैं। बिल्कुल। हमारा काम है इस पूरी तस्वीर को समझना और इसके सबसे जरूरी पहलुओं को बाहर निकालना। बिल्कुल सही कहा। आज की कहानी में दो मुख्य किरदार हैं। दो किरदार। हाँ, एक तरफ अंडमान सागर में एक चक्रवाती तूफान बन चुका है और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में एक और शक्तिशाली सिस्टम आकार ले रहा है। अच्छा। ये दोनों मिलकर दक्षिण भारत और हमारे द्वीपों के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। तो आज हम यही देखेंगे कि ये दोनों सिस्टम क्या है, इनका जमीन और समुद्र पर क्या असर होगा, और जब दक्षिण में इतना कुछ हो रहा है तब बाकी देश में मौसम का मिजाज कैसा है। चलिए फिर इसी से शुरू करते हैं। ये जो चक्रवाती तूफान है, इसका नाम सिन्यार बताया गया है। ये कहाँ बना है और कितना ताकतवर है? हाँ, तो ये सिस्टम मलक्का जलडमरू मध्य के ऊपर एक गहरे दबाव के रूप में शुरू हुआ। अच्छा। पिछले कुछ घंटों में ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम की ओर बढ़ा और एक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया, जिसे सेन्यार नाम दिया गया है। एक मिनट, मलक्का जलडमरू मध्य, ये वही रास्ता है ना जो अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है? जी, वही। दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग रूट्स में से एक। तो वहां इस तूफान का असर सिर्फ मौसम तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर व्यापार पर भी पड़ सकता है। बिल्कुल, आपकी बात एकदम सही है। आज सुबह 5:30 बजे ये तूफान इंडोनेशिया के पास केंद्रित था। अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो ये निकोबार द्वीप समूह के नैनकोवरी से करीबन 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर? जी, और कार निकोबार से 740 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में था। तो इसका सबसे सीधा असर हमारे द्वीपों पर पड़ रहा है। और इसका रास्ता क्या बताया गया है? मतलब ये किस तरफ जा रहा है? यहीं पर एक बहुत दिलचस्प मोड़ है। मोड़? हाँ, पूर्वानुमान के मुताबिक ये अगले 24 घंटे तक तो चक्रवाती तूफान बना रहेगा, फिर धीरे धीरे कमजोर पड़ेगा। ठीक है। आज दोपहर तक इसके इंडोनेशिया के तट को पार करने की उम्मीद है, लेकिन उसके बाद क्या? ये पहले पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ेगा और फिर अगले 48 घंटों में अचानक पूर्व की ओर मुड़ जाएगा। रुकिए, मतलब ये तूफान एक तरह का यू टर्न ले रहा है? हाँ, लगभग वैसा ही। ये तो बड़ा अजीब है, ऐसा क्यों होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसे मौसम विज्ञान की भाषा में रिकर्विंग कहते हैं। रिकवरिंग? जी, ऐसा अक्सर तब होता है जब तूफान को रास्ता दिखाने वाली ऊपरी हवाओं का पैटर्न बदल जाता है। अच्छा। शायद कोई दूसरी बड़ी वायु प्रणाली इसे आगे बढ़ने से रोक रही है और इसे मोड़ने पर मजबूर कर रही है। ये रिकर्विंग पूर्वानुमान को बहुत मुश्किल बना देती है। क्यों? क्योंकि जो इलाके पहले खुद को सुरक्षित मान रहे होते हैं, वे अचानक तूफान के रास्ते में आ सकते हैं। समझ गया। तो एक तरफ तो ये चक्रवात सेनियार है, लेकिन आपने शुरू में कहा था कि एक और सिस्टम भी है। जी। क्या ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या ये दो अलग अलग कहानियां हैं जो एक ही समय पर चल रही हैं? ये दो अलग अलग लेकिन एक ही समय पर चल रही कहानियां हैं। दूसरा सिस्टम दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी, श्रीलंका के पास बना एक वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया है। वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया मतलब एक अच्छी तरह से चिन्हित निम्न दबाव का क्षेत्र। बिल्कुल, और ये भी लगातार मजबूत हो रहा है। तो इसे हम एक तूफान का ट्रेलर समझ सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं। और रिपोर्ट कहती है कि अगले 24 घंटों में डिप्रेशन बन जाएगा। तो इसका मतलब अब मुख्य फिल्म शुरू होने वाली है। हाँ, ये इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। डिप्रेशन का मतलब है कि सिस्टम अब और ज्यादा संगठित हो गया है, हवा की गति बढ़ गई है और इसके तूफान बनने की संभावना भी बढ़ गई। बिल्कुल, ये विकास का एक महत्वपूर्ण चरण है। तो हमारे पास दो शक्तिशाली सिस्टम है जो लगभग एक साथ दक्षिण भारत और आसपास के समुद्री क्षेत्रों पर अपना असर डालने के लिए तैयार हैं। तो इन दोनों सिस्टम का जमीन पर लोगों के लिए क्या मतलब है? बारिश, तूफान, जाहिर है जब दो सिस्टम एक साथ सक्रिय हों तो असर भी बड़ा होगा। सही। ऐसा लग रहा है कि ये दोनों मिलकर पूरे दक्षिणी प्रायद्वीप को एक तरह से घेर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही तस्वीर खींची है। असर बहुत व्यापक है। और सबसे ज्यादा कहाँ? तमिलनाडु की भौगोलिक स्थिति उसे दोनों सिस्टमों की प्रभाव क्षेत्र में ला रही है, इसीलिए वहां चेतावनी सबसे लंबी और गंभीर है। अच्छा। तमिलनाडु के लिए 26 से 30 नवंबर तक भारी बारिश की चेतावनी है और 28 से 30 नवंबर के दौरान मामला और गंभीर हो सकता है जब वहां बहुत भारी बारिश की आशंका है।
और कौन से बाद में प्रभावित होंगे? हाँ, पैटर्न साफ है। चक्रवात सेनियार का सीधा असर आज और कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर सबसे ज्यादा होगा। अच्छा। वहाँ 26 और 27 नवंबर को बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। वहीं जो दूसरा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में है, वो पहले तमिलनाडु और केरल को प्रभावित करेगा। ठीक है। केरल और माहे में आज यानी 26 नवंबर को भारी बारिश की संभावना है। और जैसे जैसे ये सिस्टम जमीन के करीब आएगा और मजबूत होगा। हाँ, और मजबूत होगा, इसका असर 28-29 नवंबर के बाद आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ता जाएगा। मतलब ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल। तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक भारी बारिश और 30 नवंबर को बहुत भारी बारिश हो सकती है। बारिश के साथ अक्सर तेज हवाएं, बिजली गिरना भी होता है। क्या इसके लिए भी कोई खास चेतावनी है? हाँ, बिल्कुल। इन सिस्टम्स में बहुत ऊर्जा होती है जो आंधी और बिजली के रूप में बाहर निकलती है। तमिलनाडु में 26 से 29 नवंबर तक गरज के साथ बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा। केरल और माहे में 26 और 27 को सतर्क रहने को कहा गया है। और आंध्र प्रदेश में? वहीं आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में ये खतरा 28-29 नवंबर को ज्यादा होगा। और सबसे गंभीर स्थिति कहाँ की है? सबसे गंभीर स्थिति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की है, जहां सिर्फ बिजली ही नहीं बल्कि 26 से 28 नवंबर के दौरान 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाओं के साथ आंधी आने की भी चेतावनी है। तो ये तो हुई दक्षिण भारत की कहानी, जहां आसमान से पानी और तेज हवाएं बरस रही हैं। चलिए अब कहानी का रुख बदलते हैं और उत्तर और मध्य भारत की ओर चलते हैं। जी। जहां मौसम का मिजाज बिल्कुल अलग है। यहाँ तूफान नहीं बल्कि ठंड दस्तक दे रही है। जी हाँ, यहाँ की तस्वीर बिल्कुल उलट है। मध्य भारत में अगले 24 घंटे तो न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद ठंड बढ़ेगी। हाँ, उसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। मतलब ठंड और बढ़ेगी। जी। देश के बाकी हिस्सों में अगले 4-5 दिनों तक न्यूनतम तापमान स्थिर रहने की उम्मीद है। रिपोर्ट में पिछले दिन यानी 25 नवंबर के तापमान के कुछ आंकड़े भी हैं जो काफी हैरान करने वाले हैं। हाँ, और ये आंकड़े भारत की मौसमी विविधता को दिखाते हैं। 25 नवंबर को मैदानी इलाकों में सबसे कम न्यूनतम तापमान पंजाब के फरीदकोट में 4.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सिर्फ 4 डिग्री? जी। वहीं उसी दिन देश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान कोंकण और गोवा के भेरा में 38.0 डिग्री सेल्सियस था। वाह, एक ही देश में एक ही दिन में 34 डिग्री का फर्क। जी। मतलब एक कोने में लोग रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे होंगे और दूसरे कोने में लोग सोच रहे होंगे कि एसी ठीक से काम क्यों नहीं कर रहा। बिल्कुल, ये दिखाता है कि भारत में मौसम कितना विविध है। सही। ये भी बताया गया है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से नीचे था, जो उत्तर भारत में ठंड की आधिकारिक दस्तक का साफ संकेत है। तो उत्तर भारत में तापमान गिर रहा है, जो सर्दियों की शुरुआत का साफ संकेत है। और सर्दियों का मतलब सिर्फ ठंड नहीं, कोहरा भी होता है। सही कहा। क्या रिपोर्ट में इसके बारे में भी कोई चेतावनी है? हाँ, सर्दियों का ये साथी भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है, खासकर पूर्वोत्तर भारत में। पूर्वोत्तर में? जी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 26 नवंबर की रात या सुबह के समय अलग अलग जगहों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। रिपोर्ट में आज सुबह की विजिबिलिटी यानी दृश्यता के बारे में भी कुछ बताया गया है। कितनी कम थी विजिबिलिटी? बताया गया है कि आज सुबह असम, मेघालय, पंजाब, विदर्भ, बिहार और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्का से मध्यम कोहरा देखा गया। अच्छा। कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे मेघालय के बारापानी में दृश्यता सिर्फ 200 मीटर थी। सिर्फ 200 मीटर? हाँ। अमृतसर, ग्वालियर, पूर्णिया और नागपुर जैसी जगहों पर ये 500 मीटर थी। ये सुबह के समय यात्रा करने वालों के लिए, खासकर हाईवे पर ड्राइव करने वालों और ट्रेन और फ्लाइट ऑपरेशंस के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। बिल्कुल। तो एक तरफ दक्षिण में समुद्र उफान पर है और दूसरी तरफ उत्तर में जमीन कोहरे की चादर ओढ़ रही है। चलिए वापस समुद्र की ओर चलते हैं। इन शक्तिशाली मौसम प्रणालियों का समुद्र की स्थिति पर क्या असर पड़ रहा है? मछुआरों के लिए ये सबसे बड़ी चिंता का विषय होता है। और ये चिंता बिल्कुल जायज है। समुद्र में स्थिति कई क्षेत्रों में बेहद खतरनाक रहने वाली है। हवा की रफ्तार? हवा की रफ्तार बहुत ज्यादा होने का अनुमान है। अगर हम दक्षिण अंडमान सागर और मल्लक्का जलडमरू मध्य की बात करें, जहां सेनियार सक्रिय है, तो वहां 26 से 28 नवंबर तक 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेंगी। 50 से 60? जी, जो बीच बीच में 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। और बंगाल की खाड़ी में, जहां दूसरा सिस्टम ताकतवर हो रहा है, वहां क्या स्थिति है?
दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और तमिलनाडु तट के पास 28 नवंबर से स्थिति बिगड़ेगी। अच्छा। वहां 28 से 30 नवंबर के दौरान हवा की गति 55 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है और झोंके 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकते हैं। ओह, हाँ, इन दोनों ही इलाकों में समुद्र की स्थिति को खराब से बहुत खराब के रूप में वर्गीकृत किया गया है। खराब से बहुत खराब। इसका मतलब है कि छोटी नावें तो क्या, बड़े जहाजों के लिए भी नेविगेट करना मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल। इसका सीधा मतलब है कि मछुआरों के लिए ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। हाँ, और बुलेटिन में ये बहुत साफ शब्दों में कहा गया है। मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे कुछ खास समुद्री क्षेत्रों में बिल्कुल भी ना जाएं। जैसे कि दक्षिण अंडमान सागर और मलक्का जलडमरू मध्य में 28 नवंबर तक। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में 26 से 28 नवंबर तक। ठीक है। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और तमिलनाडु पुडुचेरी के तटों पर 30 नवंबर तक। काफी लंबी चेतावनी है ये तो। जी। और आंध्र प्रदेश तट से सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में 27 से 30 नवंबर तक। और केरल तट के पास? केरल तट के पास दक्षिण पूर्व अरब सागर में भी 26 और 27 नवंबर को समुद्र में जाना असुरक्षित है। इसमें एक खास सलाह भी है जो बहुत गंभीर लग रही है। दक्षिण आंध्र प्रदेश के मछुआरों को 27 नवंबर से पहले तट पर लौटने को कहा गया है। हाँ, ये तो काफी जरूरी चेतावनी है। हाँ, ये स्थिति की गंभीरता को दिखाता है। इस सलाह का मतलब है कि विभाग को ये पक्का अनुमान है कि 27 तारीख के बाद उस इलाके में स्थिति बहुत तेजी से बिगड़ेगी और समुद्र में रहना जानलेवा हो सकता है। बिल्कुल, ये एक तरह से आखिरी मोहलत है सुरक्षित वापस आने की। रिपोर्ट में रेड कलर वार्निंग के बारे में भी एक नोट है। इसका क्या मतलब है? हम अक्सर रेड अलर्ट शब्द सुनते हैं, क्या ये वही चीज है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है और इसे समझना जरूरी है। बताइए। नोट में साफ लिखा है, रेड कलर वार्निंग का मतलब रेड अलर्ट नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? रेड कलर वार्निंग का मतलब है कार्रवाई करें या टेक एक्शन। कार्रवाई करें? जी, ये सिर्फ एक सूचना नहीं है बल्कि एक आह्वान है। ये लोगों और प्रशासन को ये बताने का तरीका है कि अब स्थिति इतनी गंभीर है कि आपको इंतजार नहीं करना है बल्कि अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए तुरंत जरूरी कदम उठाने हैं। तो कुल मिलाकर आज की ये पड़ताल भारत की एक दोहरी मौसम चुनौती को उजागर करती है। दक्षिण और द्वीपीय क्षेत्रों में चक्रवात सेन्यार और एक और शक्तिशाली सिस्टम के कारण भारी बारिश, तेज हवाओं और उथल-पुथल भरे समुद्र का सामना करना पड़ रहा है। सही। वहीं उत्तर में ठंड बढ़ रही है और पूर्वोत्तर में घना कोहरा छाया हुआ है और समुद्र में तो स्थिति कई दिनों तक खतरनाक बनी रहेगी, जिसके लिए मछुआरों को खास तौर पर सतर्क रहने की जरूरत है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के अंत में एक विचारणीय बिंदु छोड़ जाते हैं। क्या? हमने बात की कि कैसे चक्रवात सेन्यार पहले पश्चिम की ओर बढ़ेगा और फिर अचानक पूर्व की ओर मुड़ जाएगा। हाँ, वो यू टर्न वाली बात। जी, चक्रवातों के रास्ते में इस तरह का रिकर्विंग पूर्वानुमान को बेहद जटिल और अविश्वसनीय बना देता है। सही है। सोचने वाली बात यह है कि जलवायु परिवर्तन के इस दौर में जब समुद्र गर्म हो रहे हैं और वायुमंडलीय पैटर्न बदल रहे हैं, क्या हमें भविष्य में ऐसे और ज्यादा अप्रत्याशित रास्ते बदलने वाले तूफान देखने को मिलेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर हाँ, तो ये उन तटीय समुदायों के लिए आपदा की तैयारी को कितना और मुश्किल बना देगा, जो शायद शुरू में तूफान के रास्ते से खुद को बाहर समझ रहे हों।